हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर? 9 चैप्टर, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? कृषि रसायन तथा पर्यावरण प्रदूषण। तो सबसे पहले तो ये देखो, एग्रोकेमिकल्स होते क्या है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एग्रोकेमिकल्स जो होते हैं वो किसे कहते हैं। कृषि रसायन और एग्रोकेमिकल्स और पर्यावरण प्रदूषण, यानी हमारे जो कृषि उत्पाद हैं उनकी वजह से जो पर्यावरण में प्रदूषण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यानी पर्यावरण प्रदूषण। अब ये एग्रोकेमिकल्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले समझते हैं अपन, जैसे अपने पेस्टिसाइड्स होते हैं, कीटनाशी, कवकनाशी, है ना। ये अगर खेत में यूज करते हैं अपन तो उनके रेजिड्यू इफेक्ट, उनका हानिकारक प्रभाव मिट्टी में बना देता है, जिसकी वजह से क्या होती है? सोइल पोल्यूशन होता है, मृदा का प्रदूषण होता है। अगर मान लो कि कोई गैस रिलीज हो रही है तो उस गैस की रिलीज के कारण वायुमंडल में क्या होगा? वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है। अब जैसे कोई केमिकल्स हैं वो घुलकर किसी पोंड में, तालाब में ऐसे पहुंच रहे, तो वहां पर क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब, एग्रोकेमिकल्स जो होते हैं, कृषि रसायन, उनका पर्यावरण पर जो इफेक्ट पड़ता है उसको आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो देखो, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो, कृषि रसायन क्या होते हैं। भारतीय कृषि में हरित क्रांति सन 1965 से 67 के आगमन के बाद देश खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। हरित क्रांति की सफलता में कृषि रसायनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तब से लगातार कृषि रसायनों के उपयोग से फसल सुरक्षा के अतिरिक्त फसल उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है। देखो, 1967 या 65 से पहले की बात करते हैं, जब हरित क्रांति नहीं आई थी, तो हमारा जो देश है उसमें हमारे पास इतनी भूमि है कि हम हमारा पेट भर सके और दूसरे देशों का भी पेट भर सके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि हमारे पास ऐसे साधन नहीं थे। लेके जाएगा? घर लेके जाएगा? हमारे पास ऐसी वैरायटीज नहीं थी, हमारे पास ऐसे साधन नहीं थे जिसकी वजह से हम क्या कर सके? इस उत्पादन को इंक्रीज कर सके। तो हम क्या कर देते? खाद्यान्नों का आयात करते थे। तो उससे बचने के लिए हमने 1965 से लेकर 67 के बीच में हम क्या पढ़ते? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। इस ग्रीन रेवोल्यूशन में हम कुछ वैरायटीज इंट्रोड्यूस की, इंडिया में बाहर से लेके आए, यूएसए से लेके आए थे। आप लोगों को पता है, गेहूं की वैरायटी लेके आए थे। आगे पढ़ते हो आप, हरित क्रांति नाम का एक टॉपिक चलता है, आप पढ़ते हो ना उसमें, एग्रीकल्चर में चलता है आपके हरित क्रांति। और उस हरित क्रांति जब भारत में आगमन हुआ तो उस समय हमें पता चला कि हम एग्रो केमिकल्स का यूज कर सकते हैं। खाद पहले यूज करते थे हम, उसकी जगह हमने पेस्टिसाइड, है ना, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, है ना, और इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, इनको हमने इंट्रोड्यूस किया। तो जब हम खाद का प्रयोग करते थे तो उससे 0.5%, जैसे गोबर की खाद की बात करते तो 0.5% नाइट्रोजन होता है, लेकिन उसकी जगह हम यूरिया का यूज करते हैं तो 46% उससे नाइट्रोजन प्राप्त होता है हमें। तो हम उस नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए हम यूरिया का उपयोग करने लगे। तो धीरे धीरे हमारा क्या हुआ? उत्पादन में क्या हुई? वृद्धि हो गई। ये फायदा हुआ हमें, लेकिन उसका नुकसान भी दूसरी तरफ, क्या अदर हैंड पे हमें क्या देखने को मिला? नुकसान देखने को मिला। कैसे? वो जो एग्रोकेमिकल्स हमने यूज किए थे, जैसे यूरिया या कोई दूसरा फर्टिलाइजर यूज किया था, तो उसके रेजिड्यू इफेक्ट हमारी मिट्टी में रह गए, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण हुआ, और इसके अलावा क्या हुआ? मृदा का प्रदूषण हुआ, सॉइल पोल्यूशन हुआ। तो आज हम उन्हीं प्रदूषण, उन्हीं पोल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरीके से होते हैं और एग्रोकेमिकल्स का इसमें, यानी कृषि रसायनों का कैसा उपयोग होता है, इसमें क्या यूज होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। कृषि रसायन वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक या जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। जो किसी रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप बनाया गया जो पदार्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कृषि रासायनिक पदार्थ। अब देखो, तथा फसलों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तब ये क्या कहलाएगा? कृषि रसायन। दूसरे शब्दों में, कृषि रसायन ऐसे उत्पादों की श्रेणी है जिसमें सभी पीड़कनाशी रसायन एवं रासायनिक उर्वरक शामिल होते हैं जो फसलों का उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने एवं फसल सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए और फसल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, है ना, सिक्योरिटी देने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं हमारी क्रॉप में, और उत्पादन बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, ये करने के लिए भी हम क्या करते हैं? कुछ केमिकल्स का सहारा लेते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? कृषि रसायन कहते हैं। समझ में आ गया? कृषि रसायनों का निर्माण कहां होता है? कैसे होता है? तो रासायनिक क्रिया है। ये कैसी है? केमिकल प्रोसेस है।
अब देखो, यद्यपि ये सभी रासायनिक कृषकों के लिए अत्यंत महंगे होते हैं, फिर भी बेहतर उत्पादन हेतु इनका उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये महंगे होते हैं, यूरिया का कट्टा महंगा आता है, चलो यूरिया तो सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, तो 250-300 रुपए का पड़ता है। बाकी डीएपी की अगर हम बात करते हैं तो 1200-1400 रुपए का कट्टा आता है 50 किलो। गोबर की खाद से तो बहुत ज्यादा महंगा है। तो ये हालांकि महंगे होते हैं, लेकिन उत्पादन इनसे ज्यादा मिलता है। और हमें क्या चाहिए? उत्पादन ही चाहिए। अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करने के बाद हमें 5 रुपया क्या मिले, इनकम मिले, तो हम क्या करेंगे? 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे, और 25 पैसे इन्वेस्ट करने के बाद हमारी आमदनी 50 पैसे ही हो, तो वो तो डबल ही हो रही है। लेकिन 1 रुपये से 5 रुपये हो रही है, तो हम क्या करेंगे? 1 रुपया इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, क्योंकि 5 गुना हमें क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। समझ में आ गया? तो इसीलिए ये महंगे होने के बावजूद हम क्या कर रहे हैं? इनका दिनों दिन उपयोग कर रहे हैं। अब देखो क्या है, यदि इनका उपयोग सही मात्रा में उपयुक्त विधि द्वारा किया जाए तो किसानों के लिए अच्छी आय के अवसर प्रदान करते हैं। सही मात्रा में, है ना, कम मात्रा में और सही तरीके से यूज किया जाए तो ये क्या करते हैं? उत्पादन में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे और किसानों के लिए अच्छे होते हैं। कृषि रसायनों का मृदा सुधारक एवं वृद्धि नियामक यानी ग्रोथ रेगुलेटर्स के रूप में भी महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे 2,4-D सुना है आपने एग्रीकल्चर में? 2,4-D क्या होता है? 2,4-D का फुल फॉर्म 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, यही तो होता है नाम, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये 2,4-D का नाम होता है। अब 2,4-D वैसे तो क्या है? खरपतवारनाशी है, लेकिन अगर इसकी 20 ppm से मात्रा कम लेते हैं तो ये किस काम में आएगा? फूलों को झड़ने से रोकता है, तो ये ग्रोथ रेगुलेटर का भी काम करता है। तो हालांकि कृषि रसायन खराब होते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में सही तरीके से यूज करें ना इसको, तो ये किसके काम में आ सकते हैं? ग्रोथ रेगुलेटर यानी वृद्धि नियामक और मृदा सुधारक के भी काम में आते हैं। जैसे जिप्सम, सारी मृदाओं का सुधार किया जाता है जिप्सम से, लेकिन जिप्सम एक सारी रासायनिक उर्वरक है। रासायनिक उर्वरक होता है, खराब होता है सॉइल के लिए, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में अगर इसका यूज करें और सही तरीके से करें, सारी मृदाओं में करेंगे, एल्कलाइन सॉइल में करेंगे, तो सॉइल क्या होगी? सही होगी। ये पढ़ा था ना हमने 6ठे चैप्टर में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इनका सही तरीके से और लिमिटेड क्वांटिटी में क्या करना है? प्रयोग करना है। कृषि रसायनों के प्रकार, अब हम पढ़ने वाले हैं कि कृषि रसायन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रासायनिक उर्वरक। क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक उर्वरक। खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों की प्रमुख भूमिका है। भारत में हरित क्रांति की सफलता काफी हद तक उर्वरकों के इस्तेमाल पर ही निर्भर रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के अनुसार अगर अधिक पैदावार देने वाली किस्में हरित क्रांति की उत्प्रेरक थीं, तो रासायनिक उर्वरकों की ने ईंधन के रूप में उसे गति प्रदान करने वाली शक्ति का काम किया है। तो इन्होंने ये कहा है कि जो हमारा हरित क्रांति जो शब्द है, हरित क्रांति जो आई थी, उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? नई नई किस्में लेके आए, उनका भी योगदान था। हम नई नई सिंचाई की विधियां जैसे ड्रिप इरिगेशन, फवारा विधि, ये बाद में इंट्रोड्यूस हुई है, तो इनका भी योगदान था। लेकिन सबसे ज्यादा जो योगदान था वो किसका था? किसका था? बोलो किसका था? फर्टिलाइजर्स का। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर हरित क्रांति में एक साइंटिस्ट था जिसको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का जनक भी बोलते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग को। तो इन्होंने ये कहा था कि अधिक पैदावार देने वाली किस्में जो है ना, वो अगर हरित क्रांति में उत्प्रेरक थी, तो उसी उत्प्रेरक को गति देने वाला इंजन कौन था? उर्वरक। ठीक है, क्या समझ में आया? नॉर्मन ई बोरलॉग ने यह कहा कि हरित क्रांति में अगर हम किस्मों को उत्प्रेरक मानते हैं ना, तो ईंधन का काम कौन करेगा? ईंधन का फ्यूल का काम कौन करेगा? उर्वरक। तो उर्वरक इतना इंपॉर्टेंट था उस समय। देखो, आज उर्वरक गहन खेती का अपरिहार्य निवेश बन चुके। अपरिहार्य का मतलब जिसको त्यागा नहीं जा सके, यह अपनाना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो कह रहा है कि रासायनिक उर्वरकों आज उर्वरक गहन खेती का अपरिहार्य निवेश बन गया है। क्योंकि भारत दूसरी सुपर हरित क्रांति करने का प्रयास कर रहा है, अतः उर्वरकों की खपत में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। एक हरित क्रांति हमने 65-67 में शुरू करी थी ना, अब हम दूसरी हरित क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को पता है कि ईंधन का काम किसने किया था? उर्वरकों ने। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस जो हरित क्रांति, दोबारा दूसरी हरित क्रांति की बात हो रही है, उसमें भी किसका योगदान ज्यादा रहेगा? उर्वरकों का योगदान ज्यादा रहेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उर्वरकों की खपत तेजी से हम क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या? उर्वरकों की खपत यानी कंजप्शन। ठीक है, भारत में उर्वरक उत्पादन 1906 में सिंगल सुपर फोस्फेट के साथ शुरू हुआ था।
इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बनता है या फिल इन द ब्लैंक बनता है वो क्या है? भारत में उर्वरक उत्पादन कब शुरू हुआ? 1956, ओ सॉरी 1906। भारत में पहला उर्वरक जिसे कारखाने में बनाया गया वो कौन सा था? कौन सा था? सिंगल सुपर फॉस्फेट था। अब देखो फिर ये कह रहा है 47 में आजादी मिलने के समय देश में अमोनियम सल्फेट एकमात्र नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में जाना जाता था। तो अगर पहले आजादी मिलने के समय की बात करें, 1947 की बात करें, तो नाइट्रोजन का एक ही उर्वरक हुआ करता था, यूरिया बाद में आया था। यूरिया से पहले कौन आ गया था? अमोनियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये पता है ना आप लोगों को। अमोनियम सल्फेट एकमात्र ऐसा उर्वरक था जो नाइट्रोजन के रूप में जाना जाता था। फिर देखो बात करते हैं 1956 की। 1956 में यूरिया और 1967 में डाई अमोनियम फॉस्फेट का उत्पादन शुरू होने, ये देखो दूसरा क्वेश्चन यहां बन गया। 1956 में यूरिया का निर्माण होना शुरू हुआ और 1967 में DAP का शुरू हुआ। डाई अमोनियम फॉस्फेट बोले तो DAP, तो ये DAP का उत्पादन। साथ ही देश में उर्वरकों के इस्तेमाल में क्रांति आ गई। सन 1951-52 में प्रति हेक्टेयर उर्वरक यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों को अगर मिलाकर खपत की बात करते हैं तो बहुत कम थी। लगभग कितनी थी? 1 हेक्टेयर में आधा किलो ही काम में लेते थे हम। कब की बात हो रही है? 1951-52। जो 2016-17 में बढ़कर, क्योंकि ये किताबें 2016-17 के बाद में छपी नहीं है, डेटा लास्ट यही था, है ना। आपकी जो NCERT है वो बहुत ज्यादा करंट डेटा नहीं देती है ना, और बहुत ज्यादा करंट डेटा पूछती भी नहीं है एग्जाम में। तो 16-17 की बात करते हैं तो ये 0.5 से बढ़कर सीधा कितना हो गया? 158 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सोचो 150 किलो से भी ज्यादा यूज करने लगे। और इसके कितने साल पहले, लगभग 60-70 साल पहले कितना यूज लेते थे हम? केवल आधा किलो प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में कितनी बीघा होती है? 4 बीघा होती है ना, 2.47 एकड़। ये एग्रीकल्चर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। तो ये अब 16-17 में बढ़कर कितनी होगी? 158 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगी। किंतु सन 15 के विश्व आंकड़ों के अनुसार इजिप्ट जो है ना, उसमें सबसे ज्यादा उर्वरक खपत, सॉरी सबसे ज्यादा नहीं, इजिप्ट में 300 निवासी, चीन में 420 किलोग्राम, कोरिया में 296, बांग्लादेश में 278 जैसे देशों के मुकाबले भारत में उर्वरकों की खपत बहुत कम है। कौन सी में बुला रही? चलो अपन आगे देखते हैं इसको। तो हम क्या कह रहे हैं कि 51-52 की बात करते हैं तो खपत कितनी थी? आधा किलो। अगर हम 16-17 की बात करते हैं तो खपत बढ़कर कितनी हो गई? 158 किलो। लेकिन इसी समय 16-17 या 15-16-17 के आसपास के आंकड़े देखें तो उर्वरकों की खपत भारत में हालांकि ज्यादा हुई है, बढ़ी है, लेकिन और भी ऐसे देश है जैसे बांग्लादेश है, इजिप्ट है, चाइना है, इन देशों से हम बहुत अभी पीछे हैं। देखो चाइना में कितनी है? 420 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो आप इनके क्वांटिटी याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रख सकते हो तो कोई बात नहीं, आप इन देशों के नाम तो याद रखना, कम से कम भारत वाली क्वांटिटी तो याद रखनी है आप लोगों को। कर लोगे ना? अरे कर लोगे ना? तो बोलो तो सही, कब बोलोगे? विश्व में भारत का सन 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार उर्वरक उत्पादन N और P में चीन तथा USA के बाद तीसरा स्थान रहा है। एक बड़ी चीज देखने को यहां मिल रही है हमें, क्या कि अगर खपत की बात करते हैं ना तो खपत में तो हम तीसरे चौथे पांचवें स्थान पर हैं, लेकिन अगर उत्पादन की बात करते हैं नाइट्रोजिनस और फोस्फोटिक फर्टिलाइजरों के बीच में, किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? नाइट्रोजन की और फोस्फोरस की। तो चीन और USA के बाद, चीन और अमेरिका, USA क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो चीन और अमेरिका के बाद हम कौन से पोजीशन पे हैं उत्पादन में? सभी उर्वरकों की बात नहीं हो रही है, केवल नाइट्रोजिनस और फोस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की बात हो रही है N और P के लिए।
तीसरा स्थान है। उर्वरक खपत की बात करते हैं तो एनपीके में विश्व में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। अच्छा, खपत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और उत्पादन में तीसरा स्थान है। नाइट्रोजन के विश्व उत्पादन एवं खपत में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। अगर नाइट्रोजन के अकेले की बात करते हैं तो हम दूसरे नंबर पे हैं, उत्पादन में भी और कंजप्शन में भी। अगर एन और पी की बात करते हैं तो इनके उत्पादन में तो हम कौन से स्थान पर हैं? तीसरे पे। और इनकी खपत में कौन से पे स्थान पे हैं? दूसरे पे, चीन के बाद। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आते हैं खपत में भारत का विश्व में चीन के बाद द्वितीय स्थान है। कौन से में? फोस्फोरस की। फोस्फोरस खपत में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। नाइट्रोजन फोस्फोरस में भी खपत में दूसरा स्थान है और अकेले फोस्फोरस में भी दूसरा स्थान। पोटेशियम की खपत में भारत का चीन, ब्राजील और यूएसए के बाद विश्व में चतुर्थ स्थान है। नाइट्रोजन में भी दूसरा स्थान है, फोस्फोरस में भी दूसरा स्थान है, एन और पी दोनों को मिलाकर भी दूसरा स्थान है। और हम अगर पोटास की बात करते तो उसमें कौन सा स्थान है भारत का? चौथा स्थान है। किसकी बात हो रही है? खपत की। उर्वरकों की खपत में तेजी से बढ़ोतरी होने से विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूकता से उर्वरकों के इस्तेमाल के प्रति संदेह पैदा हो गया है और इस बात पर चिंता प्रकट की जा रही है कि रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता से पर्यावरण को अस्थायी क्षति पहुंच सकती है। तो ये कहा जा रहा है यहां पर कि अब जो उर्वरकों की खपत में जो बढ़ोतरी हो रही है उससे मानवीय गतिविधियां होने के कारण प्रदूषण के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। तो अब ये थोड़ा सा मतलब इसमें ये कह सकते हैं कि चिंता प्रकट करने वाली बात है। चिंता प्रकट की जा रही है कि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर रहा जाए या नहीं रहा जाए, इनका उपयोग आगे किया जाए या नहीं किया जाए, इस पर चिंता प्रकट हो रही है। क्यों? क्योंकि मानव समाज है, कई अलग अलग चीजें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो अलग अलग लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, इसके नेगेटिव इफेक्ट सामने आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। उपयोग में लाए गए उर्वरकों का कुछ भाग निचली सतह में जाकर भूगर्भीय जल में मिल जाता है या मिट्टी के कटाव के साथ नाले, नदी और तालाबों में मिल जाता है। तो ये उर्वरकों का कुछ भाग या तो मिट्टी में लीच आउट हो जाएगा, भूगर्भ में जो जल है, पाताल को जल जानो जो, तो पाताल के पानी में मिल जाएगा। पाताल का पानी का मतलब है जो जहां से पानी सिंचाई के लिए निकालते हम, या तो वहां चला जाएगा, नहीं तो फिर कहां जा रहा है? मिट्टी के साथ कटकर कहां चला जाएगा? जो भी आपके नदी नाले तालाब है उनमें जाके मिल जाएगा। तो वहां पर भी क्या होगा? जल प्रदूषण होगा। होगा नहीं होगा? जलाशयों के जल में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने से इनमें शैवाल की वृद्धि क्या होती है? ज्यादा होती है, जिससे जलाशय सुपोषी हो जाते हैं और जल में कार्बनिक की मात्रा ज्यादा हो जाती है। अब जलाशयों में पोषक तत्वों की मात्रा, अब उर्वरक गया है बहकर जलाशय में, तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ गई, तो उसमें जो शैवाल है उसकी संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और सुपोषी, कुपोषी नहीं, सुपोषी, मतलब वो पानी क्या हो जाएगा? उसमें पोषण की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो अब जो शैवाल है वो क्या है? जीवांशी तो है, अरे जीवित ही तो है, वो शैवाल जीवित ही रहता है, तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिक है। उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा क्या रहेगी? ज्यादा कार्बन की मात्रा। अब कार्बन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसके फलस्वरूप रासायनिक ऑक्सीजन की मांग ज्यादा हो, जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग ज्यादा हो जाती है। अब हालांकि पानी H2O की फॉर्म में होता है, उसमें खुद में ऑक्सीजन होता है, लेकिन यहां पर किसकी बात हो रही है? जैव रासायनिक ऑक्सीजन की, बायोकेमिकल ऑक्सीजन की। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन जो है उसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। और डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हो जाती है? अवायवीय अवस्था बन जाती है, पूरा का पूरा ऑक्सीजन मिल नहीं पाता और वायु की कमी हो जाती है। अवायवीय, अनएरोबिक कंडीशन क्या हो जाती है? उसमें बन जाती है। इस तरह से बनी अवायवीय अवस्था से जल में उपस्थित पौधों एवं मछलियों के जीवन पर क्या पड़ता है? बुरा प्रभाव पड़ता है और इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। इसे ही हम क्या करें? एक तरीका है जल प्रदूषण। क्या है? समझ में आया क्या हुआ? मिट्टी के साथ पानी के साथ बहकर क्या गए? उर्वरक। जो जल था उसमें क्या बढ़ गए? पोषक तत्व। शैवाल की वृद्धि अधिक हुई, अधिक शैवाल की वृद्धि हुई तो उनको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो जलाशय में किसकी कमी हो गई? ऑक्सीजन की कमी होगी। जलाशय में पहले से क्या थी? मछली, घोंगे, जो भी हम पाल रहे थे, वो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वो क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? सल्ट जाती है और तीसरे दिन उनकी क्या हो जाती है? तीये की बैठक। ठीक है। उर्वरक नाइट्रोजन के निक्षालन, खासतौर से नाइट्रेट नाइट्रोजन से जलाशयों का प्रदूषण होता है। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादा पूछा जाता है कि नाइट्रेट नाइट्रोजन से जलाशयों का प्रदूषण होता है। जलाशयों का प्रदूषण हर प्रकार के उर्वरक से होता है, लेकिन यह क्वेश्चन सिंपल एक वन लाइनर या खाली स्थान में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा उर्वरक है जिससे जल का प्रदूषण सर्वाधिक होता है। तो क्या करके आएंगे बच्चे? क्या करके आएंगे बच्चे? नाइट्रेट करके आएंगे। ये आपके डेस्क वर्क में भी क्वेश्चन दिया है, हमने देखा था, फर्स्ट या सेकंड जो है उसी में दे रखा है
कि कौन से उसकी वजह से उर्वरकों की वजह से जलाशय में या जल प्रदूषण अधिक होता है, तो नाइट्रेट वाले होते हैं। अब देखो, और जलाशयों के सुपोषित होने के साथ साथ इनका दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी होता है। अगर पीने के जल में नाइट्रेट की मात्रा 45 ppm या नाइट्रेट नाइट्रोजन की मात्रा 10 ppm से ज्यादा होती है, तो ज्यादा से ज्यादा है, देखो अगर नाइट्रेट की मात्रा, पीने का पानी है और उसमें नाइट्रेट मिल गया और 45 ppm से इसकी मात्रा हो गई है, ज्यादा हो गई है, या अगर हम नाइट्रेट की बात नहीं करके नाइट्रोजन नाइट्रेट की बात करते तो उसमें 10 ppm से ज्यादा मात्रा हो गई है, तो वो मानव स्वास्थ्य के लिए भी क्या करेगा, हानिकारक रहेगा। ठीक है। जल में विलेयशील उर्वरकों के उपयोग से या इनके उपयोग के तुरंत बाद सिंचाई करने से या अधिक वर्षा से भी उर्वरक नाइट्रोजन का निस्सालन ज्यादा होता है, खासतौर से हल्की रेतीली मृदाओं में जिनका जल धारण क्षमता एवं धनायन विनिमय क्षमता कम होती है। रेतीली मिट्टी होती है तो उसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, कम होती है, और धनायन विनिमय भी क्या होता है, कम होता है। तो जैसे ही बरसात आएगी तो नाइट्रेट वाले उर्वरक क्या हो जाएंगे, लीच आउट, और वो जा कहां चले जाएंगे, अंडरग्राउंड वाटर, है ना, ग्राउंड वाटर जो है ना उसमें चले जाएंगे, यानी भूगर्भ में जो जल है वहां, और वहां जाके क्या करेंगे, प्रदूषण करेंगे। या ये मिट्टी के साथ कट कर जाएंगे, रेतीली मिट्टी कटती ज्यादा है, ज्यादा कटती है ना, तो उसके साथ जलाशयों में चले जाएंगे, वहां जाके नाइट्रेट क्या करेगा, जल प्रदूषण करेगा। तो एक तरीका ये भी। नाइट्रोजन की तरह फास्फोरस, नाइट्रोजन की तरह फास्फोरस गतिशील तत्व नहीं है। नाइट्रोजन तो क्या है, गतिशील तत्व है, लेकिन फास्फोरस गतिशील तत्व नहीं है। फास्फोरस गतिशील तत्व नहीं है एवं मृदा में स्थिर हो जाता है। जहां पे आपने इसको डाला है फास्फोरस को, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। परंतु मृदाएं जिनमें कार्बनिक कार्बन की मात्रा ज्यादा और एल्यूमिनियम और लोहे की मात्रा क्या होती है, कम होती है, फास्फोरस की गतिशीलता ज्यादा होती है। यहां पे दो तीन चीजें कही, देखो, जिनमें कार्बनिक कार्बन की मात्रा ज्यादा और एल्यूमिनियम और लोहे की मात्रा कम होती है, फास्फोरस की गतिशीलता ज्यादा होती है। तो इसने ये कहा है सीधा सीधा कि ऑर्गेनिक कार्बन तो क्या रहेगा, ज्यादा, और एल्यूमिनियम और आयरन इनकी मात्रा क्या रहेगी, कम। तो ऐसी मृदाओं में फास्फोरस की उपलब्धता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आप लोगों से इसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी होने पर फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है, तो आयरन और एल्यूमिनियम ये कम रहेंगे, तो फास्फोरस की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। इसका निकाल ज्यादा होती है और इसका क्या हो जाता है, निकालन हो जाता है। शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट के सन्निक्षेपण तथा मृदा के अपरदन के कारण भी जलाशयों में फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट है, उनको सन्निक्षेपण का मतलब होता है समीप की तरफ, समीप का मतलब पास, और निक्षेपण का मतलब एक जगह से दूसरी जगह। कोई कचरा है उसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा है, तो वो कचरा अगर जहां जाकर जमा होगा वहां पर फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाएगी, तो वो भी एक प्रदूषण का तरीका है। या मिट्टी के अंदर फास्फोरस था या कोई फास्फेटिक उर्वरक काम में लिया था हमने और वो बहकर चला गया, तो वो जहां जाकर जमा होगा, जिस पौंड जलाशय में जाकर जमा होगा, वहां पर भी क्या कर देगा, ये जल प्रदूषण बढ़ा देगा। तो एक तरीका ये भी है। जल में फास्फोरस की मात्रा थोड़ी सी जल में फास्फोरस की मात्रा थोड़ी सी बढ़ोतरी ही जलाशय में सुपोषी बनाने के लिए काफी होती है। अगर थोड़ी सी मात्रा भी फास्फोरस की जलाशय में चली जाए ना, तो उसको क्या कर देती है, सुपोषी मीडियम दे देती है। सुपोषी मीडियम देने का मतलब समझे क्या, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा देगी। पोषक तत्वों की मात्रा अगर बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, शैवालों की वृद्धि ज्यादा होगी, और कैसी कंडीशन बनेगी, वायवीय अवायवीय, अवायवीय एनारोबिक कंडीशन बनेगी, और मछली वछली घोंगा होंगा सब साफ हो जाएगी। बताई देती है कि बैठक हो जाएगी। जल में फास्फोरस की मात्रा थोड़ी सी बढ़ते ही ये तो हो गया है, क्योंकि इसके फलस्वरूप शैवाल जल के पौधों इत्यादि में वृद्धि होती है। अधिकांश फसलों द्वारा नाइट्रोजन 30 से 50%, फास्फोरस 15 से 20%, पोटेशियम 70 से 80%, जिंक 2 से 5% और लोहा 1 से 2%, तांबा 1 से 2% तक ही मात्रा का उपयोग होता है। जितना हमने उर्वरक डाला, जैसे मान लो कि नाइट्रोजन वाला कोई उर्वरक डाला, यूरिया डाला, तो यूरिया में जो नाइट्रोजन है ना 46%, वो पूरी की पूरी पौधा नहीं ले सकता। वो कितनी लेगा, 30 से लेकर 50%, यानी उसके आधी मात्रा ही, आधी या आधी से भी कम ले पाएगा। इसको बोलते हैं फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी, उर्वरक उपयोग दक्षता। ठीक है, तो ऐसे पूछेगा नाइट्रोजन की उर्वरक उपयोग दक्षता कितनी है, 30 से लेकर 50%। फास्फोरस की कितनी है, 15 से 20%, और पोटास की कितनी है, तो 70 से
80%। ये माइनर वालों की भी याद रख लेना, अगर रख सकते हो तो जिंक की 2 से 5%, लोहे की 1 से 2% और तांबा की 1, लोहा और तांबा की 1 से 2% और जिंक की 2। ये नाइट्रोजन और फास्फोरस का तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। बाकी सारे याद रख सकते हो तो आप आइंस्टाइन बन जाओगे आने वाले समय में। अगर नहीं रख सकते हो तो 2 तो याद रखो ही रखो, ठीक है। ठीक है बुआ जी, आ गया समझ में। उर्वरकों का बाकी हिस्सा मृदा में घुलकर नीचे की ओर चला जाता है अथवा उसका वाष्पीकरण या डीनाइट्रीकरण हो जाता है। ये ट्री है भाई, डीनाइट्रीकरण हो जाता है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि भारत में पोषक सुरक्षा एवं कृषि पैदावार की स्थिति को देखते हुए उर्वरकों के इस्तेमाल के प्रभावों को समझा जाए और उनका सही सही मूल्यांकन किया जाए। बाकी का जो ये तो ले लिया पौधा काम ने, जैसे नाइट्रोजन डाला 46% नाइट्रोजन होता है, उसमें से 30 से 50% तो पौधे ने काम में ले लिया। बाकी क्या होगा, नीचे की तरफ लीच आउट हो जाएगा। अभी नीचे की तरफ लीच आउट होकर क्या करेगा, प्रदूषण ही करेगा, भूगर्भ में चला जाएगा, प्रदूषण करेगा, या यहां से बहकर कहां चला गया है, जलाशयों में पौंड में चला गया, वहां प्रदूषण करेगा। तो अब यह आवश्यक हो गया है कि हम इनकी पोषक तत्वों की सुरक्षा की और कृषि पैदावार की स्थिति को देखते हुए उर्वरकों का कैसे इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल करना है, इन पर भी विस्तृत चर्चा करें और इनको समझा जाए और उनका सही सही क्या किया जाए, मूल्यांकन किया जाए। तो आइए समझते हैं इन सबके। एक ये पहला 1 नंबर पे आया था हमारा, आप लोगों को अगर पता हो तो, रासायनिक उर्वरक। अब 2 नंबर पे हमारे यहाँ आ रहे हैं पीड़कनाशी। तो आप लोग पहले तो मेरे को ये बताओ कि पीड़कनाशी और यानी कीटनाशी और इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशी और पीड़कनाशी में क्या इफेक्ट अंतर है, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड में क्या फर्क है, कीड़क पीड़कनाशी और कीटनाशी में नहीं पता है ना। एक दूसरे की तरफ मुंह देख लो, अरे गधों, पढ़ लिया करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, इतना इतना तो पढ़ो कम से कम। हाँ, फसलों को हानि कौन, इंसेक्टिसाइड कम नहीं पहुंचाते। सफेद लट जो होती है उस वाली मूंगफली को लगती है ना खेत में तो सपा चट कर देती है उसको, और तू कह रहा कमा नहीं पहुंचाती है। दीमक अगर गेहूं के खेत में लग जाए तो पूरा गेहूं का खेत चट कर जाती है, जड़े खा जाती है पूरी, कमा नहीं पहुंचाती है। कहां से पड़ गया है तू, बदमाश। देखो, भारतीय कृषि में हरित क्रांति के उदय के बाद फसल उत्पादन बढ़ाने और फसलों की कीट पतंगों, रोगों, खरपतवारों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पीड़कनाशियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत विश्व में पीड़कनाशियों का तृतीय सबसे बड़ा उपभोक्ता रहा है। जितनी दुनिया में सबसे ज्यादा पीड़कनाशी उपयोग होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा पीड़कनाशी मतलब भारत का कौन सा स्थान आता है, तो तीसरा स्थान आता है। तथा दक्षिण एशिया के देशों में सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अगर हम एशिया, दक्षिण एशिया की बात करते तो उसमें तो सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पूरे विश्व की बात करते तो कौन से पोजीशन पे है अपन, तीसरी पोजीशन पे। साधारण पीड़कनाशी यानी बेसिक पेस्टिसाइड बनाने में भारत चीन के बाद एशिया का दूसरे सबसे बड़ा निर्माण करने वाला तथा विश्व में भारत का 12वां स्थान है। अगर एशिया की बात करते तो पीड़कनाशी उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है चीन के बाद। खपत में भी चीन आ गया था हमारे, था ना। और अगर हम पीड़कनाशियों के उत्पादन की बात करते हैं निर्माण में, तो भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान एशिया में। और विश्व की बात करते तो विश्व में भारत पीड़कनाशी बनाने में कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। भारत कीटनाशकों का विश्व में 13वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जो ब्राजील, यूएसए, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे देशों को कीटनाशकों का निर्यात करता है। ऐसे देश भारत, निर्यात का मतलब बेचना, तो हम बेचने के मामले में, उत्पादन के मामले में कौन से स्थान पर है विश्व में, 12वें स्थान पर। बेचने के मामले में 13वें स्थान पर हैं। और कैसे कैसे देशों को बेचते हैं, देखो बड़े बड़े देशों को बेचते हैं। तो कौन से, नीदरलैंड, नीदरलैंड को क्या बोलते हैं, होलैंड। नीदरलैंड का दूसरा नाम क्या है, होलैंड। पोलैंड नहीं, होलैंड, पोलैंड अलग है। फ्रांस और यूएसए, ब्राजील, ऐसे देशों को हम क्या करते हैं, इसका निर्यात करते हैं। कई दशकों से भारत में पीड़कनाशियों की खपत कई गुना बढ़ी है, जो 53-54 में 154 मीट्रिक टन से बढ़कर सन 2009-10 में 85,000 मीट्रिक टन हो गई है। अब देखो ये कितना अंतर आ गया, लगभग कितने सालों में, लगभग 50-55 सालों में। तो अगर हम 1953-54 की बात करते हैं तो ये 154 मीट्रिक टन था। और अगर हम 2009-10 की बात करते हैं तो कितना बढ़कर कितना हो गया, 85,000 मीट्रिक टन हो गया। भारत में प्रति हेक्टेयर कीटनाशियों की खपत विश्व में सबसे कम है। खपत हालांकि अभी भी कम है, 85,000 मीट्रिक टन। इसका क्या क्या किया है हमने, खपत बढ़ा ली है। टोटल खपत कितनी हो गई है, 85,000। ये 9-10 के आंकड़े, अभी तो और ज्यादा हो गई।
इतने आंकड़े होने के बाद भी हम ये कह रहे हैं कि भारत में प्रति हेक्टेयर पीड़कनाशियों की खपत विश्व में सबसे कम है, जो हाल में 0.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। हम एक हेक्टेयर की बात करते हैं तो केवल आधा किलो पीड़कनाशी क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। ठीक है, अभी भी, और ये विश्व में सबसे क्या है, कम है। जो विश्व के अन्य देशों जैसे यूके में, यूके क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम, कौन है यूके, कनाडा, अरे कनाडा ही तो है, फिर बोलोगे कब। 5.7 किलोग्राम, ये 5.5 किलोग्राम, फ्रांस में 5 से 6 किलोग्राम, कोरिया में 7 किलोग्राम, यूएसए में 7 किलोग्राम, जापान में 12 किलोग्राम और चीन में 13 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा ताइवान में 17 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खपत है। तो आप लोगों से ऐसे पूछा जाएगा कि विश्व में पीड़कनाशियों की सर्वाधिक खपत कहां है, ताइवान 17 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। भारत में 2009-10 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है, कितनी है, 0.6। कितना उत्पादन हुआ था, 85,000 मैट्रिक टन। 53-54 में कितना उत्पादन था, 154 मैट्रिक टन। कितना था, 154 मैट्रिक टन। चलो इसको तो अपन यहीं खत्म करते हैं क्योंकि आपके दूसरे टीचर आ गए हैं, आज तो क्लास कंटिन्यू करेंगे कल अपन, ठीक है।